एक 19 साल की लड़की 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से पास होती है। उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। उसके लिए वो एक कोचिंग सेंटर के अंदर जाती है, वहाँ से कोचिंग लेकर अपने घर पर डेली आ जाया करती है। जो माता पिता होते हैं दोनों ही पुलिस में होते हैं, लेकिन एक दिन का वाक़या होता है, उस लड़की के साथ लगभग 5 घंटों तक दरिंदगी की जाती है। 4 लड़के उस लड़की के साथ में रेप करते हैं। उसके बाद वो लड़की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसका मामला दर्ज ही नहीं करते। उसके बाद माता पिता को बताया जाता है, माता पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन पर उन्हें ऐसे ही भेजा जाता है कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। उसके बाद दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें ऐसे ही बहका दिया जाता है। जब ये मामला रो रो कर वो लड़की सोशल मीडिया के सामने, लोगों के सामने पूरे मामले को बताती है, उसके बाद माता पिता अपना फ़र्ज निभाते हुए खुद उसमें कूद जाते हैं और उनमें से एक मुजरिम को पकड़कर पुलिस के सामने लेकर आते हैं। मामला सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश में फैल जाता है। जो वहाँ के सीएम होते हैं उनके पास भी ये मामला पहुँच जाता है। उसके बाद जब इस मामले का पूरा खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसी का एक एमपी जोन 2 एक कोचिंग सेंटर है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है, 19 साल जिसकी उम्र होती है, वो यूपीएससी की तैयारी के लिए इसी कोचिंग सेंटर में आती है और 31 अक्टूबर 2017 को शाम को यहाँ से हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल चलने लगती है। रेलवे स्टेशन मात्र उससे 150 मीटर की दूरी पर रहता है। तभी एक लड़का आता है और लड़का आने के बाद इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की शोर मचाने लगती है, लेकिन वहाँ पर इसका शोर सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर इसे एक पुलिया के नीचे ले जाया जाता है। दूसरा लड़का भी इसके साथ में होता है। इस लड़की के साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई होती है। बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है तो लड़की एकदम से शांत होकर उनसे पूछने लगती है कि तुम मेरे साथ में मार पिटाई क्यों कर रहे हो। फिर उनमें से एक लड़का बोल पड़ता है और कहता है कि अगर तूने दोबारा शोर मचाने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा तेरे को मारा पीटा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके एक एक कपड़े को उसके तन से जुदा किया जाता है और उसके कपड़ों को निकालकर उसके मुंह में ठूस दिया जाता है। उसके हाथों को, उसके पैरों को बांध दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों दरिंदे उस लड़की के साथ में बेरहमी से दरिंदगी करते रहते हैं। 1-1.5 घंटे का समय ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद उस लड़की को पुलिया के अंदर ही बांधकर वहाँ से छोड़कर चाय पानी पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर अपने 2 दोस्तों को और बुलाकर लेकर आते हैं। फिर 2 की जगह वो 4 हो जाते हैं। 4 लड़के लगातार उस लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं, उसके साथ में रेप करते हैं। जब वो बिल्कुल थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, उसके बाद उसको फिर से मारने लगते हैं। लेकिन वो लड़की हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि मुझे मारो मत, मेरी गलती क्या है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम क्यों मारना चाहते हो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। उसके बाद उनमें से एक लड़के को दया आ जाती है और दया आने के बाद उसके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो उसके कपड़े होते हैं वो बुरी तरह से फटे होते हैं। कपड़ों को पहनकर वो लड़की नज़दीकी जीआरपी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जो वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर होता है। वहां जाने के बाद जीआरपी इंस्पेक्टर से बातचीत करने लगती है। उनसे कहती है कि साहब, मुझे एक फ़ोन कॉल करा दीजिए, क्योंकि उसका फ़ोन, उसके जेबरात, जो भी उसके पास सामान था, उसे भी वो लड़के वहाँ से छीन कर ले गए थे। अब वो लड़की रोती हुई जब उस इंस्पेक्टर से इस तरह की बातें करती है तो उसको भी एक बार के लिए दया आ जाती है, उसको फ़ोन दे देता है और उसके बाद जब फ़ोन पर वो सारा वाक़या अपने माता पिता को बताती है तो रोते हुए को एक वहाँ पर और उनका एक अधिकारी बैठा होता है, वो जीआरपी का, वो ये पूरा मामला सुनता रहता है। उसके बाद वो जीआरपी का अधिकारी हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो कहानी बहुत अच्छी बताती हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, तुम तो बहुत ही अच्छी स्टोरी बना लेती हो। उसके बाद उस लड़की की तरफ देखकर वो हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये लड़की शायद झूठ बोल रही है। उसके बाद माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जब इनसे
एफआईआर के लिए कहा जाता है तो ये एफआईआर के लिए मना कर देते हैं। ये पुलिस होती है वो यही कहती है कि ये एरिया हमारे इलाके में नहीं आता, ये तो हबीबगंज के इलाके में आता है। उसके बाद वो हबीबगंज पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन हबीबगंज पुलिस वाले भी उनसे यही कहते हैं कि ये एरिया हमारे इलाके में नहीं आता। उसके बाद एमपी नगर पुलिस स्टेशन में जाया जाता है, वहाँ जाकर भी इनसे यही कहा जाता है। एक दूसरे का नाम लगाते रहते हैं, वो कहते हैं कि ये जीआरपी का मामला है, दूसरा कहता है कि ये हबीबगंज का मामला है, और हबीबगंज वाले कहते हैं कि ये एमपी पुलिस स्टेशन का मामला है। अब वो करें तो क्या करें, माता पिता पुलिस वाले होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। पूरी रात उनको ऐसे ही बीत जाती है, और जैसे ही अगला दिन आता है 1 नवंबर 2017, फिर वो बेटी चीख चीख कर लोगों को बताने लगती है। मामला सोशल मीडिया के जरिए आसपास के इलाकों में फैल जाता है, लेकिन पुलिस वालों के कानों पर जू तक नहीं चलती। उसके बाद माता पिता उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दरिंदों ने इस लड़की के शरीर को इस तरह से नोचा था। वहां पर एक लड़का पीछे से छुपकर ये पूरा मामला देख रहा होता है, जिसका नाम गोलू उर्फ बिहारी होता है। जब वो लड़की उस लड़के को देखती है तो अपने माता पिता से कहने लगती है कि यही है वो लड़का जिसने मेरे साथ में रात को दरिंदगी की थी। अब जो माता पिता होते हैं बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं। वो लड़का भी भागने लगता है, लगातार भागता रहता है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, और पकड़कर जब उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है तो पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब तो ये पकी पकाई खीर है, अब तो इसे खा लेना चाहिए। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब उस लड़के से पूछा जाता है वो लड़का सारी कहानी वही बताता है जो वो लड़की बता रही थी। जब उस लड़की की और उस लड़के की कहानी मैच होती है तो पुलिस वाले भी एक बार सुनकर दंग हो जाते हैं। तुरंत ही उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ और 3 लोग थे, वो कौन है? फिर वो लड़का बताता है कि मेरे साथ जो दूसरा लड़का था उसका नाम अमर उर्फ छोटू, और उससे जो दूसरा था उसका नाम राजू उर्फ राजेश, एक और था उसका नाम राजू उर्फ रमेश। ये 4 लोगों ने मिलकर उनके साथ इस तरह का घिनौना काम किया था। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर मामला इस तरह से तैरता है, और उसमें यही लिखा जाता है कि माता पिता पुलिस वाले होने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मामला सीएम तक पहुंच जाता है, और सीएम इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने का आदेश देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले भी एकदम से हरकत में आते हैं, और तुरंत ही इन तीनों बाकी आरोपियों को भी गिरफ्त में लेकर उन्हें भी जेल के अंदर भेज दिया जाता है। बाद पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और एमपी थाना नगर के जो 2 इंस्पेक्टर होते हैं जिन्होंने इस मामले को दर्ज नहीं किया था, उन्हें भी वहां पर रिटायरमेंट दे दी जाती है। उसके बाद एक जीआरपी का जो इंस्पेक्टर होता है जिसने इसको कहा था कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, उसका भी जो वेतन है उसको भी न्यूनतम कर दिया जाता है, और जो तीसरे थाने में अधिकारी बैठे होते हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। मामला पूरे जोरों शोरों से चलता है। मामला चलते चलते कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। मात्र 2 महीने के अंदर 24 दिसंबर 2017 को ही इस मामले का फैसला सुनाया जाता है। जो वहाँ की जज होती हैं सबिता दुबे, इन चारों आरोपियों की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुमने इतना घिनौना काम किया है, तुम्हें तो इस जहाँ पर रहने की ही इजाज़त नहीं है, तुम्हें सदा सदा के लिए जेल के अंदर बंद रहना होगा। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक तुम जेल के अंदर बंद रहोगे। जज साहब के फैसले को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति खुश तो होता है, लेकिन जब उस लड़की के बारे में सोचता है तो एक बार के लिए हर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है। जब इन लड़कों के बारे में पता किया जाता है तो ये चारों के चारों लड़के कूड़े बीनने वाले होते हैं, और कूड़े बीनते बीनते ही इन्होंने इस तरह के घिनौने काम को अंजाम दिया था। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर पुलिस अगर अपना काम सही तरह से निभाती, सही तरह से कर पाती तो माता पिता को इस सब में आगे नहीं आना पड़ता। माता पिता हालांकि पुलिस वाले होते हैं, लेकिन पुलिस वालों से भी हटकर उन्होंने अपने माता पिता का फर्ज निभाया और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,